हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। देखो, पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th का रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बता रहा था। अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं इसको पूरा नहीं कर पाया था, ये यहीं तक रह गई थी। मैं इसको हल्का सा रेफरेंस दे देता हूँ एक बार और फिर यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बता रहा था। कॉन्ट्रासेप्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल की बात चल रही थी, को क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं। कुछ नेचुरल मेथड हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ बैरियर्स हैं, बैरियर मेथड हैं। बैरियर क्या है? जिनकी वजह से स्पर्म को एग से मिलने से रोक दिया जाए। ये बैरियर, बीच में बैरियर लगा दिया जाता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कंडोम्स का यूज ऑफ कंडोम्स, डायाफ्राम्स का बता दिया था, सर्वाइकल कैप्स का बता दिया था, वाल्स का बता दिया था। उसके बाद स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, कुछ जेली, कुछ फोम्स, कुछ क्रीम्स आती हैं। स्पर्मिसाइडल मतलब होता है स्पर्म्स को मारने वाली। ऐसे फंजीसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, ऐसे स्पर्मिसाइड वो जेलीज होती हैं, क्रीम्स होते हैं। तो इनका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, आईयूडी। यूटेरस के अंदर कुछ ऐसी डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है जिनकी वजह से स्पर्म्स को एग से मिलने से रोका जाए। इसमें लिप्स, लूप्स कहलाती हैं, कुछ लूप्स होते हैं, कुछ कॉपर टी के आकार के होते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। ये कॉपर वगैरह की बनी हुई कुछ चीज़ें हैं जिनका यूज़ आमतौर से जो मेडिकल टेक्नीशियंस हैं वो इनका यूज़ लेडीज़ के लिए, लेडीज़ अपने अंदर यूटेरस के अंदर इनका उपयोग करती हैं और अच्छे अनुभवी डॉक्टर की सहायता से, नर्सेज की सहायता से, जो गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं उनके हेल्प से इनका यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं? एक ऐसे बैरियर हैं जो स्पर्म्स को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, यूटेरस में नहीं जाने देते हैं। उसके बाद देखिए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। हार्मोन्स ही हैं जो स्पर्म्स के बनने को, एग फॉर्मेशन को, इन सब चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं। इन्हीं की वजह से ओव्यूलेशन होता है, इन्हीं की वजह से स्पर्म बनते हैं, सारी चीज़ें इन्हीं की वजह से हैं। तो प्रोजेस्टाड और LNG-20, प्रोजेस्टासाड और LNG-20, ये दो हार्मोन्स हैं जो एग फॉर्मेशन को और स्पर्म्स को इनएक्टिवेट करने वाले हैं। उसके बाद कुछ ओरल पिल्स आती हैं या टेबलेट्स आते हैं। ये ओरल पिल्स या टेबलेट्स आमतौर से हार्मोनल कैरेक्टर के ही होते हैं। प्रोजेस्टोजेन, एस्ट्रोजेंस, ये टेबलेट्स हैं। और एक सहेली करके भी टेबलेट आती है जिसको वीक में एक बार लिया जाता है, और इसको डेवलप किया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने, तो इसका भी यूज किया जाता है। अब उसके बाद सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड में क्या है? वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। अगर आप लोग अपनी बुक में फिगर देखना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वास्ट डिफरेंस को ही काट दिया जाता है, जिसको हम लोग नसबंदी या नलबंदी कहते हैं। वैसेक्टोमी, जिसको हम लोग हिंदी में नसबंदी कहते हैं। तो वास्ट डिफरेंस को ही काट के अलग कर दिया जाता है। अब वास्ट डिफरेंस कट जाएंगे तो स्पर्म्स आगे जा ही नहीं पाएंगे। उसके बाद महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी, महिला में जो फैलोपियन ट्यूब जा रही है
ओविडक्ट जिसको कहते हैं, उसी को काट के अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये पुरुषों में, ये महिलाओं में। तो देखिए ये इतने सारे तरीके हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें इसके आगे बताऊंगा। वो अगली हेडिंग है, जिसको मिटा दूं, वो अगली हेडिंग है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए ये क्या चीज़ होती है, मैं आपको बताऊं। इसको एमटीपी भी कहा जाता है शॉर्ट में, एमटीपी। देखिए इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहा जाता है। अब देखिए आमतौर से पूरे वर्ल्ड में लगभग 45 से 50 मिलियन ये जो एबॉर्शन की केसेज हैं लगभग पर ईयर होती हैं। पर ईयर पूरे वर्ल्ड में 45 से 50 मिलियन केसेज जो है एबॉर्शन की हर साल रिकॉर्ड की जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। अब ये इसमें क्या होता है, बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल है इसका। एबॉर्शन का रोल बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें अक्सर डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। हालांकि पॉपुलेशन डिक्रीज के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ये एक तरीका है जिसकी वजह से जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके में कई सारे लीगल चीज़ें भी आती हैं। कानूनी रूप से ये समाज में एक्सेप्टेबल तो आमतौर से नहीं है, लेकिन इसको कानूनी ढांचा भी दे दिया गया है। 1971 में ही गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कर दिया था। एमटीपी को गवर्नमेंट ने 1971 में लीगलाइज कर दिया था। और आमतौर से समाज में इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस, सोशल कई सारे इश्यूज हैं। इस चीज़ को लोग कई तरह से देखते हैं, भावनात्मक रूप से देखते हैं, नैतिक है कि अनैतिक है, धार्मिक है कि अधार्मिक है, सामाजिक रूप से इसका एक्सेप्टेंस है कि नहीं है। अभी भी बहुत लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ये टेस्ट किए जाते हैं, इसके लिए टेस्ट किया जाता है, मैंने आपको बताया था एमनियोसेंटेसिस, ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट आमतौर से बच्चे में क्रोमोसोमल डिजीज को चेक करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें इनडिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर से फीमेल फर्टिसाइड की केसेस देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। जब टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि आने वाली संतान फीमेल है तो लोग पहले ही एबॉर्शन करा देते हैं, जो कि इलीगल है। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट या एमनियोसेंटेसिस, इस पर रोक लगी हुई है क्योंकि इसका मिसयूज होता है। और इसका एक ये चीज़ है कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, उसका एक तरीका है एमटीपी। कई बार क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से, फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से, या उसके बाद बहुत सारी रेप केसेज वगैरह हो जाती हैं, उनकी वजह से
ऐसे केसेस जिसमें कि एबॉर्शन कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ें लीगलाइज तो की गई हैं, लेकिन सामाजिक रूप से इनका एक्सेप्टेंस अभी भी समाज में लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, इसके बाद थोड़ा सा, कभी कभी ये चीज़ें अगर अनसेफ होती हैं, अगर MTP अनक्वालिफाइड अनएक्सपीरियंस्ड हेल्थ वर्कर से कराया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा फेटल केसेस देखने को मिलती हैं। माताएं और बच्चे दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए अगर इस तरह की बात हो तो बहुत ही एक्सपीरियंस, अनुभवी और क्वालिफाइड पर्सन्स के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि एक मिनट, मैंने अभी बताया था कि ये केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हैं मदर और फोएटस दोनों के लिए। इसमें केयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, इसको STDs बोलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज को STDs भी बोला जाता है। अब देखिए STDs क्या हैं। इनको आमतौर से वेनरल और वेनेरियल diseases, VDs, reproductive tract infection or reproductive tract infection RTI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज STDs, इनको वेनेरियल डिजीजेस भी कहते हैं, वेनेरियल डिजीजेस या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी RTI भी कहा जाता है। ये क्या है, जैसा STDs के नाम से ही ये ऐसी डिजीज हैं जिनका ट्रांसमिशन सेक्स के कारण होता है, और इनमें जो डिजीज होती हैं मैं उनका नाम बता दूं। ये जितनी बीमारियां हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिजीज, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B और HIV, ये सारी की सारी बीमारियां STDs हैं। आमतौर से इसमें इनका ट्रांसमिशन इंजेक्शन नीडल से होता है। एक ही नीडल का प्रयोग कई लोग कर रहे हैं तो उससे इनका ट्रांसमिशन होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, मेडिकल जो प्रैक्टिशनर हैं, जो डॉक्टर लोग हैं या नर्सेज हैं, अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग सर्जरी में कई लोगों के साथ करती हैं तो भी ट्रांसमिशन हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, जब ब्लड डोनेट करते हैं एक से दूसरे को, वो इन्फेक्टेड है तो भी हो जाएगा। मदर इन्फेक्टेड है तो मदर से फिर उसके फोएटस में, उसके बच्चों में, जो बढ़ता हुआ बच्चा है उसमें ये बीमारियां आ जाएंगी। उसके बाद मैं चीज़ बता दूं कि इनमें कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका पता लगे तो इलाज हो सकता है। जैसे देखिए गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्स, ट्राइकोमोनियासिस, इनका तो इलाज अगर पता चल जाए सुनते इलाज और ठीक हो जाते हैं। लेकिन आमतौर से जेनिटल हर्प्स
और HIV, हेपेटाइटिस बी, ये अभी भी नॉन क्यूरेबल हैं। इनका इलाज आज भी संभव नहीं है। तो इसमें क्या है, प्रिवेंशन ही मेन चीज़ है। प्रिवेंशन जो है, इससे बचाव ही यही मेन चीज़ है। कई बार तो क्या होता है, जो इनके सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो सिम्टम्स कई बार तो प्रकट हो जाते हैं, जैसे इचिंग, साइड में खुजली होनी, फ्लूइड डिस्चार्ज, जहाँ जहाँ फुंसियाँ बन जाती है उसमें हल्का सा मवाद जैसे फ्लूइड निकलता है, डिस्चार्ज होता है। उसके बाद हल्का हल्का लाइट पेन होता है, दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। कहाँ पर, जेनाइटल रीजन के आसपास। ये कुछ लक्षण ऐसे प्रकट हो जाते हैं। आमतौर से इन्फेक्टेड फीमेल्स में कभी कभी ये लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, उन्हें एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना के वायरस कई लोगों में होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं लेकिन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें लक्षण नहीं हैं रोग के, लेकिन उनके अंदर कोरोना के वायरस हैं। ठीक उसी तरह कई सारी फीमेल्स में इस तरह के वायरस तो होते हैं, वो इन्फेक्टेड होती हैं, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, उनमें लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। और इस तरह की जो बीमारियां हैं, ये आम तौर से केयरलेसनेस की वजह से होती हैं, और ख़ास तौर से 15 ईयर्स टू 24 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, 15 से 24-25 साल तक का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में ये बीमारियां बहुत तेज़ी से लोगों में फैलती हैं, क्योंकि लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। ख़ास तौर से बच्चों को, ये जो एज ग्रुप है बच्चों का है, उनको इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में ये कहीं न कहीं इस बीमारी के संपर्क में, ये जितनी बीमारी सबके संपर्क में आ जाते हैं। और अब इसके लिए क्या किया जाए, क्या तरीका है, तो मैंने बताया प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या है, अननोन पार्टनर के साथ कोई सेक्स नहीं, हमेशा बचना चाहिए। और हमेशा ऑलवेज यूज कंडोम्स। इनका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पीछे हैं कंडोम्स वगैरह का, उनका यूज हमेशा करना चाहिए। अगर कभी हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अच्छे डॉक्टर से, गायनिकोलॉजिस्ट से संपर्क करिए। तो देखिए इतना इनफर्टिलिटी का, इनफर्टिलिटी क्या होती है, जब कोई कपल चाइल्ड प्रोड्यूस करने में अनेबल हो, उसको आमतौर से इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अब इनफर्टिलिटी के तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो फिजिकल रीज़न, उसके बाद कॉन्जेनाइटल रीज़न, ये इसकी बनावट, अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, डिजीजेज हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, ये भी रीज़न हो सकती है। कोई बीमारी हो तो भी वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग ड्रग्स लेते हैं, तो ड्रग्स जो है इनफर्टिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है, फर्टिलिटी को कम कर देता है। और उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, आदमी हमेशा परेशान रहेगा तो वो भी आमतौर से इनफर्टिलिटी बढ़ती जाती है। अब उसके लिए बहुत सी चीज़ें अपनाई जाती हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन सी चीज़ें हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए। इसमें सबसे पहला तरीका है
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए ये क्या चीज़ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? आउटसाइड द बॉडी, इसमें जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर, आमतौर से टेस्ट ट्यूब में, लैब में टेस्ट ट्यूब में इनका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन क्या? मेल पार्टनर से स्पर्म ले लिए जाते हैं, फीमेल पार्टनर से ओवम ले लिए जाते हैं और दोनों का फर्टिलाइजेशन स्पेशल कंडीशंस में लैब में कराया जाता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट को जब वो 8 सेल्ड हो जाए, 8 सेल्ड, तो उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं, ब्लास्टोमियर। इसको फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या वहाँ से कभी कभी यूटेरस में ही 8 सेल्ड स्टेज, ब्लास्टोमियर के बाद वाले स्टेज में यूटेरस में ही इम्प्लांट के ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ वो इम्प्लांट हो जाता है, ट्रांसफ़र किया जहाँ वो बाद में इम्प्लांट हो जाता है। तो ये तरीके हैं। तो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, IVF है, ये शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में स्पर्म्स और ओवम का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो जाइगोट बनता है और उसमें डिवीजन हो, 8 सेल्ड स्टेज हो, उस समय तक फैलोपियन ट्यूब में करा देते हैं ट्रांसफ़र। 8 सेल्ड के बाद यूट्रस में ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। उसके बाद एक और तरीका है, कभी कभी तो गैमिट्स, गैमिट्स मतलब स्पर्म एंड एग, इन दोनों को ही यूटेरस में, इन दोनों को ही फैलोपियन ट्यूब में खास तौर से स्पर्म्स को ही फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक तो फैलोपियन ट्यूब में आ ही रहे हैं, स्पर्म को ही फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। या कभी कभी क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। ये देखिए कभी कभी क्या होता है, स्पर्म्स को सीधे एग के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है, सीधे एग के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें स्पर्म्स को लेकर आर्टिफिशियली यूटेरिन के अंदर इंसर्ट किया जाता है, तो इसे इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन भी कहते हैं। इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI, इसको IUI, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। इसमें अगर स्पर्म्स की संख्या कम है, मोटिलिटी कम है, स्ट्रांगनेस कम है, तो ये टेक्निक अपनाई जाती है। अब देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, इन ऑप्शंस के लिए जो भी टेक्निक अपनाई जाएगी, इसमें वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है। जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी प्रोफेशनल हैं, वो वेल क्वालिफाइड और अच्छे होने चाहिए, तभी इनकी फर्टिलिटी अच्छी होती है, इनका रिजल्ट भी अच्छा आता है। और ये इतने कॉस्टली हैं कि बहुत कम लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं, आम लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। फिर भी जो भी चीज़ें हैं
ये साइंटिफिक प्रोग्रेस की चीज़ें हैं। अगर कोई कपल ऐसा है जिसके पास अपने बच्चे नहीं हैं, तो वो लोग बाल आश्रम से या बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, अनाथालय से उन बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी गवर्नमेंट में लीगल प्रोसीजर बड़ा लंबा हो गया है, इतना आसान नहीं रह गया है। तो ये तरीके हैं। और अब ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये चैप्टर लगभग यहीं ख़त्म होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जितनी चीज़ें बताई गई हैं, चाहे वो स्टडीज़ बताई गई हैं, चाहे ये सब सारी टेक्निक्स बताई गई हैं, ये सभी चीज़ें, ये चैप्टर आप क्लास 12 के बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ना। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ख़ुद अपनी जानकारी के लिए भी। तो इस चैप्टर को, ये चैप्टर का यहाँ ये फाइनल वीडियो था। चैप्टर यहाँ ख़त्म करता हूँ। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। अच्छा वीडियो अगर लगता है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आगे और भी ऐसी चीज़ें भेजता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।